Hello friends, you are most welcome here in this session as it is the second part of the paper previous year paper TGT English paper 2016. In previous video we have discussed about from 1 to 60 questions, but it is the second part where we will discuss about 60 to 125 questions in this video. जैसा कि पिछला वीडियो था जिसमें हमने इस TGT इंग्लिश पेपर जो 2016 का है इसमें हमने 1 से 60 क्वेश्चन डिस्कस किया था, और आज का ये जो सेशन है जो इसका दूसरा भाग है, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं 61 to 125 क्वेश्चंस. द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, I mean previous year question paper 2016, is going to be discussed here at this channel. तो आइए बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं. तो 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले, तो आज 61 से आगे चलेंगे. तो चलते हैं. क्वेश्चन यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था. तो आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 61 एज इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे ऑफ द डे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेस्डेमोना, ए फेमस कैरेक्टर, शेक्सपियरियन कैरेक्टर, बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. डेस्डेमोना नाम का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर जो शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. शेक्सपियर के एक नाटक का जो एक प्ले का कैरेक्टर है जो कि फीमेल है, वो जो 4 प्ले दिए गए हैं इनमें से किससे संबंधित है, क्वेश्चन का आशय है. तो किंग लियर से अगर बात करें हम, डेस्डेमोना हीरोइन ऑफ द प्ले ओथेलो, तो किंग लियर का इससे कोई संबंध नहीं है. हैमलेट का भी नहीं है. हैमलेट में ओफिलिया है. किंग लियर में उसकी 3 बेटियां हैं, गोनविल, रीगन एंड कार्डेलिया. ट्वेल्थ नाइट वायला है, तो इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है. किंग लियर का है ही नहीं, तो ओथेलो हो जाता है. ओथेलो इज कॉल्ड द मोर ऑफ वेनिस एंड डेस्डेमोना इज द वाइफ ऑफ ओथेलो as she is the heroine of the play. So our answer will be C, Othello. Desdemona, a famous Shakespearean character, belongs to Othello as it is the one of the greatest tragedy by William Shakespeare. She is the heroine of the play. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 62. Life is but a walking shadow. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. जैसा कि life is but a walking shadow. It is a tale told by an idiot. मैकबेथ की स्पीच है फ्रॉम द प्ले मैकबेथ, as Macbeth is the hero of the play. Macbeth, as although he is regarded as a hero of the play, but his quality is of a villain, but he is the protagonist of the play. तो यह जो कोट है लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो इज टेकन कहाँ से लिया गया है. अब इस जैसे इसमें यदि हम बात करें तो किस प्ले, एक्ट और सीन से लिया गया है. ये मैकबेथ से ही लिया गया, लेकिन एक्ट और सीन किस से लिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. तो देखते हैं
यह कोट कहाँ से लिया गया है? एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ऑफ मैकबेथ, इससे नहीं लिया गया है। एक्ट फिफ्थ एंड सीन भी फिफ्थ है, यही हमारा आंसर हो गया। सी भी नहीं है और ना तो डी है। तो फर्स्ट एंड ए, सी एंड डी इज नॉट आवर आंसर, बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। यह कोट जो है मैकबेथ के द्वारा स्पोकन किया गया है। दिस कोट वाज स्पोकन बाय मैकबेथ इन द सेम प्ले मैकबेथ एंड इट वाज in the act fifth and scene fifth. So our answer will be B. Now we will move to the next question, question number 63. Which of the following words is misspelled? अब देखते हैं इसमें से मिसस्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड के विषय में पूछा गया है। विच वर्ड इज रॉन्ग, ऐसा कह सकते हैं हम इसे। तो कन्वीनियंस सही है, यार्ट भी सही है, इंडिस्पेंसेबल की भी स्पेलिंग सही है, कंसेंसियस की स्पेलिंग यहाँ पर एरर है, जो कि यहाँ पर एस के स्थान पर टी होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा कंसेंसियस, और इसका अर्थ हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ। तो यदि आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंसेंसियस, जबकि इसको हमें एस के स्थान पर टी बना देना है। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं एस को हम। तो यहाँ पर यदि हम इसको टी बना देते हैं कंसेंसियस, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यही रंगली स्पेल्ड था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 इज हियर ऑन द स्क्रीन। Which of the following statement is incorrect as a rule of grammar? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जैसा कि क्वेश्चन में इस जो 2016 का पेपर था, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इनकरेक्ट करके। Which of the following statement is incorrect और is not incorrect, इस तरह से दोनों जो वे थे, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वाज टोटली डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग। तो इस क्वेश्चन के इनकरेक्ट और नॉट इनकरेक्ट पर विशेष फोकस करना है। जैसा कि क्वेश्चन अभी जैसे ये 16 का हम अध्ययन कर रहे हैं 2016 का, इसके बाद हम 21 का करेंगे जो कि रिसेंटली हुआ है, और उसके बाद फिर हम हो सकता है 2013 का 13 के विषय में डिस्कस करें, और ज़्यादा पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते देखते हैं विच वन इज़ करेक्ट इनकरेक्ट। Which of the following statements is incorrect as a rule of grammar? Shall with subject in second and third person introduces idea of compulsion. यह तो सही हो गया क्वेश्चन नंबर 64। यह ऑप्शन हमारा सही है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है एज रूल ऑफ ग्रामर के हिसाब से। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दूसरा, बिल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं देता। ब्लीक सेंस मीन्स लाइक करता है, जो डिटर्मिनेशन जिसमें डिटर्मिनेशन नहीं पाई जाती हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखें, शुड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स आट टू, यह तो हमारा सही हो गया। और यदि डी की बात करें, वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स एम्फेसिस, यह भी सही है, एम्फेसिस का जो है सेंस देता है। तो यदि आंसर की बात करें तो आंसर बी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। और ए, सी एंड डी पूरी तरह से करेक्ट है इफ वी टॉक अबाउट रूल ऑफ ग्रामर। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 इज हियर। Which of the following is mismatched with reference to जॉन मिल्टन्स वर्क? जॉन मिल्टन का जो वर्क है, इनमें से कौन उनमें से डिफरेंट है विथ रेफरेंस
टू जॉन मिल्टन, मिसमैच है, जो सही से मैच नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए दिया है ऑफ एजुकेशन, जो कि 1644 में आया था, सही है। और एरोपैजिटिका जो है यही मिस स्पेल्ट है, मिसमैच है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं हम। लिसिडास 1637 में आया था, यह भी सही है। पैराडाइज लास्ट 1667 में पब्लिश हुआ था, जैसा कि मिल्टन स्टार्टेड कंपोजिंग पैराडाइज लास्ट in 1658 and completed it in 1667 after 7 long years hard work. Although he had already become blind while composing this great epic. And if we talk about Areopagitica, it came in 1664 में आया था। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। देख लेते हैं, आंसर भी हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि मिसमैच है, बाकी सारे आंसर सही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। जैसा कि पहला वीडियो जो हमारा था, इसमें हमने पार्ट 1 उसको हम कह सकते हैं, जिसमें 1 to 60 क्वेश्चन डिस्कस किया था। एंड इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम वीडियो वेयर वी आर डिस्कसिंग हियर एट द सेम टाइम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 to 125। 61 से 125 तक डिस्कस करने वाले हैं हम आज लोग इस वीडियो में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। Which of the following verb is not followed by correct preposition? अब यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन, ये वर्ब जो दी गई है, इनके साथ कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन है और कौन सी इनकरेक्ट है। और हमें यहाँ पर which verb is not correct, which of the following verb is not followed by correct preposition, कौन सा वर्ब ऐसा है इसमें जो जिसके साथ करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया गया है। तो यही हमें फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट प्रीपोजिशन विद वर्ब। आइए देखते हैं। अमालगमेट विथ, यह तो सही है। अमालगमेट ऑलवेज टेक्स प्रीपोजिशन विथ इट। एंड एंग्सियस अबाउट भी होता है और एंग्सियस फॉर भी होता है, एंग्सियस टू भी होता है। बट एंग्सियस अबाउट गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग टू द सेंटेंस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बाउंड टू की यदि बात करें, यह भी करेक्ट प्रीपोजिशन लिया हुआ। बेनिफिशिएंट टू, यह भी सही है। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट विल बी आवर आंसर, एज इट शुड बी एंग्सियस फॉर इन प्लेस ऑफ अबाउट। एंड एंग्सियस टू भी कह सकते हैं हम, बट इट इज़ B will be our answer. Now next question is here on the screen, question number 67. Which of the following statements is incorrect with reference to colon? अब कोलन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, यह तो सही हो गया हमारा आंसर 67। Question number 67, colon is used to introduce a list, सही है। The colon is used to introduce an explanation, इसको भी कह सकते हैं हम, सही है। Colon is used to separate two contracts, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ऑप्शन, देखते हैं आखिरी ऑप्शन क्या है इसका। द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लासेस, जैसा कि चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्रिएटेड बाय चयन बोर्ड, एंड दिस क्वेश्चन वाज डिक्लेयर्ड फॉल्स एंड वाज रिमूव्ड फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर।
So we will also remove this the same question and we will move to the next question. क्वेश्चन नंबर, इसको अब कर दिया था आयोग ने, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसकी तरफ हम लोग चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 68 एक मैगजीम्स है, प्रोवर्ब है। बेगर डिस्क्रिप्शन मीन्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बाई चांस, लेस डिस्क्राइब्ड, पुअरली डिस्क्राइब्ड। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। बिगर डिस्क्रिप्शन मीन्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, तो ए विल बी आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 इज हियर ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस। मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का जो सीक्वेंस है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो इनमें ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा मिसमैच्ड है, जो सही से मैच नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन है 69, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बोर एंड सो, ये तो मैच है, पिग से संबंधित है। इट्स मेल एंड फीमेल, फर्स्ट वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। बक एंड डो, इट्स आल्सो करेक्ट। मेल एंड फीमेल ऑफ डियर की बात यदि करें हम, इसे कहेंगे बक एंड डो को मेल एंड फीमेल जो डियर होते हैं उनमें से है। फॉक्स एंड विक्सन, इट्स आल्सो करेक्टली मैच्ड। एंड बक रैबिट एंड पी रैबिट, इट इज़ मिसमैच्ड। यही हमारा ऑप्शन है। और ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया था विच वन इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस, तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, जो कि मिसमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 70 चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। अब फ्रेंजी का सिनोनिम कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन दिए गए इनमें से उसे पता करना है हमें। फ्रेंजी मीन्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रेस है, गाइल है, जाइल जिसे हम कह सकते हैं। क्या पूछा है यहाँ पर, इज नॉट सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी, जाइल, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बी। जबकि ये फ्रेंजी मीन्स होता है रेस, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, तो बी विल बी आवर आंसर। बी, यदि क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका अलग मीनिंग रखता है फ्रेंजी से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी विल बी आवर आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। जो फर्स्ट फोलियो इनका आया था 1623 में, 1623 में आया था, उसमें कौन सा एक प्ले था जिसको शामिल नहीं किया गया था। विच वन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो। तो देख लेते हैं, मैकबेथ को इंक्लूड किया गया था, मिडसमर नाइट्स ड्रीम को भी इंक्लूड किया गया था, टीटस एंड्रोनिकस को भी इंक्लूड किया गया था। यही ऑप्शन बी बच जाता है, जो कि हमारा आंसर है। पेरिक्लिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो दैट केम इन 1623। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। जो फैशन और फैट्स को दिखाता है इनमें से कौन सा प्ले है। विच प्ले इज सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट, तो कौन सा इसमें है जो इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम तो है नहीं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम हमारा आंसर नहीं होने वाला है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जबकि जानते हैं एक रोमन प्ले है, यह भी नहीं है। लव स्लेवर्स लास्ट, इट्स आवर आंसर, नन ऑफ अबव, तो होगा नहीं। हमारा आंसर हो जा रहा है ऑप्शन सी, लव स्लेवर लास्ट।
deals with the fashion and fads of the day. Now question number 73 is here on the screen, and it is, in the state of blindness Milton in the state of blindness with whom Milton doesn't compare himself. ये जब अंधे हो जाते हैं मिल्टन, उस समय की बात करता है कि मिल्टन इनमें से किससे खुद को कंपेयर नहीं करते हैं, अपनी तुलना किससे नहीं करते हैं। जैसा कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से 3 तो ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर मिल्टन ने खुद को इन लोगों से अपनी तुलना की है, क्योंकि ये लोग खुद ब्लाइंड रह चुके होते हैं इन दियर लाइफ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली मिल्टन मेट ए मैन from one is from here and who was blind, and after that, after when he came back from him, he also became blind. तो ये 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन द स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस, यदि स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस ये अंधेपन के विषय में यदि हम बात करें इस संदर्भ में, विथ होम मिल्टन डजंट कंपेयर हिमसेल्फ, तो किससे अपनी तुलना नहीं करते हैं। जबकि दिया है, ऑप्शन दिया है ब्लाइंड थेमेसिस, इससे तो तुलना करते ही हैं। और ये ब्लाइंड, एक मिनट, हाँ देखते हैं आंसर, ब्लाइंड मेनाइट्स, ब्लाइंड मेनाइट्स, यह हो जाता है दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, एंड टायर्सियस फाइनियस, यह भी है। मिल्टन अपनी तुलना इन तीनों लोगों से करते हैं, एज दीज 3 पीपुल हैव ऑलरेडी बिकम ब्लाइंड एंड मिल्टन is also blind at this time when he compares himself to these persons. And last one is Lycidas, it's a elegy written on his friend's death. When his friend Lycidas died, he composed the same lyric, Lycidas, in his memory in 1637। तो ऑप्शन डी लिसिडास विल बी आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, इन द ओपनिंग इनवोकेशन ऑफ द पैराडाइज लास्ट, ओरेफ रिफर्स टू स्पिरिट सिलॉय। ऑप्शन सी है माउंट ओरेफ है। टाइपिंग एरर है यहाँ पर टी के स्थान पर बी होना चाहिए, तो इट्स टाइपिंग एरर, इट विल बी बी नॉट टी। एंड ओनियन, तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर एज इट्स माउंट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 75 इज हियर ऑन द स्क्रीन। चलते हैं 75 की तरफ। हु इज ऑफन called as political son of Spencer, who is often called as the political son of Spencer। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्वेश्चन 2016 में जो पूछा गया था, 75, क्वेश्चन नंबर 75, इट वाज डिक्लेयर्ड फॉल्स एज क्वेश्चन खुद गलत बनाया गया था, जैसे कि पॉलिटिकल सन नहीं थे, वो पोएटिकल सन थे। जैसा कि क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर पोएटिकल सन होना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल सन। तो यहाँ पर होना चाहिए पोएटिकल सन, तब हमारा आंसर होता जॉन मिल्टन। और जब क्वेश्चन ही गलत तैयार किया गया था, इसीलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, एफ कर दिया था इसको, फॉल्स।
जहाँ पर क्वेश्चन विवादित होता है, आयोग की गलती होती है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन को आउट कर देता है फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड कॉमन नंबर इज गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स. Now question number 76 is here. In William Wordsworth, the solitary reaper, Highland last question error है क्या लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 76 लास्ट इज, अभी यहाँ पर इज होना चाहिए जो कि टाइपिंग एरर है. यहाँ इज होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. तो इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिपर हाईलैंड लास इज, क्या है हाईलैंड लास. अब देखते हैं. ए गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, ऑप्शन दिया गया है. ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, बी दिया गया है. ए गर्ल फ्रॉम अरेबियन साइंस, नन ऑफ एबव. तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी. ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 77 is here. From which poem of William Wordsworth the line "Our birth is but a sleep and forgetting" is taken from which of the following? जैसे our birth is but a sleep and forgetting, ये लाइन कहाँ से ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के. तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ये दिया गया है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जबकि यही हमारा आंसर होगा. ऑप्शन बी दिया गया है अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, यह नहीं है आंसर हमारा. लूसी से भी नहीं लिया गया है, ओल्ड इज टू मच से भी नहीं लिया गया है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 78. Which of the following works is a novelty, यहाँ स्पेस हो गया है, written by गाल्सवर्दी. तो ऑप्शन है द फ्री लाइन्स, जोसेलिन, द फॉरसाइट सागा, नन ऑफ एबव. तो हमारा आंसर हो जाएगा जोसेलिन. इज ए नोवेल्टी बाई जॉन गाल्सवर्दी. नाउ क्वेश्चन नंबर 79 इज हियर ऑन द स्क्रीन. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ. एज ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, ड्रामेटिस्ट के रूप में, एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी का संबंध किससे है. तो देखते हैं. ऑप्शन दिया गया है. ऑप्शन है रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनरो एंड ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड. ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किससे इनका संबंध है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल, नहीं बी नहीं होगा, सी हो जाएगा. रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनरो से इनका संबंध था. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 80. इन द फॉरसाइट सागा, फॉरसाइट बिलोंग्स टू ए कंट्री साइड फैमिली. ऑप्शन दिया गया है ए कंट्री साइड फैमिली, ए है. बी है टिपिकल फैमिली, ए टिपिकल सिटी फैमिली, ए फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइसलैंडर्स एंड नन ऑफ एबव. तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा. ये टिपिकल सिटी फैमिली से संबंध रखता था फॉरसाइट सागा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ. फ्रेंड्स, this is a very important video as far as concern of examination points of view, as because the pattern of asking question has changed to place there took a big change in asking question papers
फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम 2016, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर आया था वहीं से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को यदि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डोंट टेक इट लाइटली, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, don't forget to like, share and subscribe my channel, and you should also not to forget hit the bell icon to get latest notification, latest upcoming videos from time to time. And now we will move to the next question, question number 81. Which work has been called by Shakespeare as the first year of my invention? इनमें से कौन सा वर्क है जिसको शेक्सपियर ने कहा था द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, किसको अपना फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन बताया था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हीरो एंड लिएंडर, रेप ऑफ लुक्रीस, वेनस एंड एडोनिस एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, वेनस एंड एडोनिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As this video is going to be very long video, as because we have to discuss 125 questions in this video, and now we are still 81 at 81. So question number 82, let us move ahead to question number 82. विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, इनकी मृत्यु कब होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है अप्रैल 20, 1616, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया गया है अप्रैल 28, 1616, एंड ऑप्शन सी दिया गया है अप्रैल 23, 1616। यही हमारा आंसर होने वाला है। एंड ऑप्शन डी हैज़ बीन गिवन एज अप्रैल 25, 1616। तो none of these, and our answer will be option C. Option C will be our answer, as he died on April 23rd, 1616, and his birth was also, his birth date is also April 23rd, 23 अप्रैल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 इज हियर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस विलियम शेक्सपियर इन हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टेटफोर्ड? स्टेटफोर्ड में जो इनका घर था उसका नाम क्या था? जैसा कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एंड इट्स वेरी इजीएस्ट वन। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। न्यू पैलेस, प्लेस, पैलेस दोनों मिलता है, तो कोई भी हो इसमें से वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। स्टेटफोर्ड हाउस कोई हाउस नहीं है इनका, ग्रैंड पैलेस भी नहीं है, हाई पैलेस प्लेस भी नहीं है। तो ए विल बी आवर आंसर, एज इट वाज द बिगेस्ट हाउस इन द स्टेटफोर्ड एज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड व्हेन he came back to his native land in 1611, when he sold his share in the Globe Theatre. After that, the Globe Theatre was burnt in 1613, but before 1613, he sold his share from the Globe Theatre in 1611 and came back to his home, and then he bought a grand house. It was named न्यू पैलेस, या न्यू प्लेस भी कह सकते हैं, वैसे पैलेस है। तो आवर आंसर विल बी ए, न्यू पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 84। देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जो सीरीज है ट्रेजिडी की, उसकी दृष्टि से करेक्ट सीरियल या करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा है? आइए देख लेते हैं। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो। ऑप्शन ए दिया गया है।
हैमलेट है, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो। ऑप्शन बी दिया गया है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट एंड मैकबेथ। ऑप्शन डी दिया गया है हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। दीज आर द four greatest tragedies by William Shakespeare, and we have asked to find out its correct chronological order, and our answer will be HOKM. S for Hamlet, O for Othello, K for King Lear, and M for Macbeth. It's a trick to remember these in chronological order. तो HOKM B will be our answer. तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 इज हियर। इन हिज वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द टिल मॉर्न वेंट आउट विथ हिज कैंडल। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं लाइन जो कहाँ से दी गई है, पूछी गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं मिल्टन के किस वर्क से है। एल एलिग्रो से है। ऑप्शन बी दिया गया है इल पेंसिलियोसो से है। ऑप्शन सी है कॉमस एंड डी है लिसिडस। तो लिसिडस विल बी आवर आंसर। ये लाइन जो है लिसिडस से ली गई है, जो कि आया था 1637 में, एंड इट्स अ लिरिक composed by Milton after his friend's death एडवर्ड किंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। थ्रू हिज वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। जैसे जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन किस बुक से है, ये लाइन है ये। जैसे इसमें आगे हम पढ़ेंगे अगर समरी, तो उसके विषय में आगे बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन पहला है लिसिडास है। पैराडाइज रिगेंड भी दिया गया है। सैमसन अगनिस्ट दिया गया है। पैराडाइज लास्ट, जैसा कि यह लाइन पैराडाइज लास्ट से ली गई है, तो ऑप्शन डी पैराडाइज लास्ट विल बी आवर आंसर। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 is here. As in which work of Milton, John Milton, does the character Delilah appear? ये तो डेलिया या डेलिला भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। एक कैरेक्टर है, मिल्टन के किस वर्क से है। तो देखते हैं। ऑप्शन है पैराडाइज लास्ट, इसका कोई संबंध नहीं पैराडाइज लास्ट से। पैराडाइज रिगेंड से भी इसका कोई कंसर्न नहीं है। कॉमस से भी नहीं है। तो सैमसन अगोनिस्ट जो है इसी की ये एक कैरेक्टर है, इसी प्लेस है, इसी से लिया गया है, सैमसन अगनिस्ट से, जो कि हीरोइन है ऑफ सैमसन अगनिस्ट दैट डिसीव्ड हर लवर एंड एट लास्ट बेग्ड एंड शी वाज फॉरगिवन by Samson, and in the end Samson dies, although he was a very brave man, but the play ends with his tragic death. So now we will move to the next question. Question number 88 is here on the screen. Wordsworth the Borderers comes under the category of, जो वर्ड्सवर्थ की बॉर्डरर्स है ये एक ट्रेजेडी है, और किससे इसका संबंध है देख लेते हैं। प्रोज ट्रेजेडी है, ऑप्शन ए दिया गया है। एपिक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी वर्स ट्रेजेडी, एंड ऑप्शन डी वोट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट्स अ वर्स ट्रेजेडी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, William Wordsworth. Now we will move to the next question. Question number 89. In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by, किसके द्वारा प्रिंट किया गया था। एंड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया द डार्क लेडी ऑफ सॉनेट,
मिस्टर WH, थॉमस थार्पे एंड जॉर्ज पील दिया गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर, इट्स थॉमस थार्पे। A collection of Shakespeare's sonnet was printed in 1601 and the man was Thomas Thorpe who printed this collection. Now we will move to the next question. Question number 90 is here. An alternative name for prose epigram is. Question number 90 देख लेते हैं। ऑप्शन है अफोरिज्म, ऑप्शन बी है एपिग्रामोप्सो, एपिप्रोसोनियम एंड ऑप्शन डी है अपोथेगम। तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, अपोथेगम विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन बिफोर यू। व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इजंट पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी एक पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं है, लिखी गई है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है ए लंदन 1802, ये तो वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, इट्स आल्सो रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द सॉलिटरी रीपर इज आल्सो कंपोजिशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ and the London it's not by William Wordsworth. So our answer will be D, यही नहीं है जिसको वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। तो पूछा गया था आंसर क्वेश्चन, which out of the following is not a poem by Wordsworth, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, वी हैव टू डिस्कस 25 question in this video, as this video is going to be a long video. So now let us move to the question number 92. Little we see in nature that is ours is a line from, अब ये लाइन कहाँ से ली गई है? जैसा कि वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिससे लाइन ली गई है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया टिंटन अवे, इमॉर्टैलिटी ओड, डैफोडिल्स एंड द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो वर्ल्ड इज टू मच विथ अस जो है ऑप्शन, इट्स आवर आंसर, वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 एक्ट। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो 3 एक्ट में आया था, इन 3 पार्ट्स, 3 भाग हैं जिसके, जैसा कि मोस्ट ऑफ द शेक्सपियरियन प्लेस हैव बीन रिटन इन 5 एक्ट्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन ऑफ दिस हैज बीन रिटन इन 3 पार्ट्स। तो आवर आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन पहले देखते हैं, हेनरी 4th, रिचर्ड 3rd, रिचर्ड 2nd एंड हेनरी 6। तो हेनरी 6 विल बी आवर आंसर एज इट वाज रिटन इन 3 पार्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 इज हियर ऑन द स्क्रीन। लाइन दी गई है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट आकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये जो लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, जैसा कि ये लाइन इसका आशय है। तो कहाँ से ली गई है, मिल्टन के किस वर्क से है? देख लेते हैं ऑप्शन, ट्रू लव्स बाय शेक्सपियर, इससे तो है नहीं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। डैफोडिल्स बाय मिल्टन है, ऐसा है नहीं, डैफोडिल्स तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओड ऑन ग्रीसियन अर्न, यह भी हमारा आंसर नहीं है, ना तो सी है, डी है और ए। तो बी विल बी आवर आंसर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन ली गई है बाय मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 95 इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस
ऑफ शेक्सपियर डजेंट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। अब जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज, जो लास्ट फेज चल रहा था इनके जीवन का, उस समय कौन सा प्ले आया था? तो which of the following plays of Shakespeare doesn't belong to the last phase of his life? ये जो 4 वर्क दिए गए हैं, इनमें से 3 ऐसे वर्क हैं जो उनके लास्ट फेज ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं, एंड द वन ऑप्शन इज हियर दैट डजेंट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। तो उस वर्क को हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, मच अडो अबाउट नथिंग। ऑप्शन है मच अडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन एंड विंटर्स टेल। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा मच अडो अबाउट नथिंग। क्वेश्चन नंबर 95। तो यदि हम बात करें मच अडो अबाउट नथिंग की, तो आया था ये 1598 में। 1598 से 99 भी कह सकते हैं। टेम्पेस्ट आया था 1611 में, जो कि लास्ट प्ले था इनका। सिम्बेलिन जो आया था इनका 1610 से 11 के बीच आया था, तो 1610 मानते हैं इसको हम, सिम्बेलिन को। और विंटर्स टेल जो था आया था 1609 में, तो 1609। अब इसमें से हमें देखना है विच वन डजेंट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ। तो 1598 यही है जो इसका अर्लियर प्ले माना जा सकता है, क्योंकि 1611 लास्ट वर्क, टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन 1610 एंड विंटर्स टेल 1609, 10 एंड 11 यदि बात करें हम, तो ये दिस 3 plays were written during the last phase of Shakespeare's life, and Much Ado About Nothing is the play that belongs to the earlier plays by William Shakespeare. So our answer will be Much Ado About Nothing. Option A will be our answer. Now we will move to the next question, question number 96. Which famous romantic play contains the line beauty is truth, truth is beauty? Option है The world is too much with us, Ode to a Nightingale, To a Skylark, Ode on a Grecian Urn। तो ये जो ऑप्शन 3 दिए गए हैं ABC, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। ओड ऑन ग्रीसियन अर्न से यह लाइन ली गई है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97। डायरेक्शन दिया गया है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 97 to 98 following sentences have been transformed as per directions given in their brackets. Choose the correct sentence from the choice given। जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से 3 तो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि गलत हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस है, और हमें करेक्ट सेंटेंस को भी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। तो देख लेते हैं। We have to find out correct sentence as 4 options have been given in this question, and from these 4 options 3 are incorrect and we have to find out correct one, and that is only one option will be correct here. So आइए देखते हैं ऑप्शन सेंटेंस क्या पूछा क्या है। The weather was bad and we stayed indoors। ये तो सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस को सही कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही भी है एक और 3 गलत है, रॉन्ग है। तो देख लेते हैं। Since the weather was bad, we stayed indoors। ऑप्शन ये तो बी था, सी देखते हैं। It being a bad weather, we stayed indoors। यह भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी था इनकरेक्ट।
नन ऑफ एबव जो दिया गया है डी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी जो दिया गया है और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। इट बीइंग ए बैड वेदर बी स्टेड इंडोर। आवर आंसर विल बी सी। It will be our correct answer, correct statement, correct sentence. So question number 98 is here on the screen. He is believed that he would have died of malaria. It is believed होना चाहिए, he is believed. Question number 98. क्वेश्चन सही है, ही इज़ बिलीव दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, जैसे कि यही हमारा आंसर है। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले पीपुल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो बी विल बी आवर आंसर। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ही इज़ बिलीव्ड दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया। और ऑप्शन बी है, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। ऑप्शन सी है, इट इज़ बिलीव्ड दैट मलेरिया इज़ द काज ऑफ हिज डेथ। पीपुल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। सो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, लेकिन हमारा आंसर जो हो जाएगा यही होगा, ऑप्शन it is believed that he died of malaria. Option B will be our answer. Sorry for the inconvenience. And now question number 99 is here on the screen. Shakespeare's popular plays, थोड़ा सा यही मिस्टेक हुई थी। Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to the following literary forms. जो इनका मर्चेंट ऑफ वेनिस है किस लिटरेरी फॉर्म से संबंधित है? तो देखते हैं। कॉमेडी है, ऑप्शन है, रोमांस है, ट्रेजिडी कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है। तो ट्रेजिडी कॉमेडी इज आवर आंसर। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। यदि किंग लियर की बात करें तो इसकी जो थीम है, डोमिनेंट थीम है, वो क्या है देखते हैं। जीलसी है, ऑप्शन दिया गया है। एम्बिशन है, ऑप्शन बी। रिवेंज है, ऑप्शन सी। फेलाइल इनग्रेटिट्यूड, तो ऑप्शन डी फेलाइल इनग्रेटिट्यूड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एज जीलसी जो है ओथेलो की थीम है। बॉल्टिंग एम्बिशन जो है मैकबेथ की है। एंड रिवेंज हैमलेट की है। तो ऑप्शन डी फिलाइल इनग्रेटिट्यूड विल बी आवर आंसर, एज इट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 101 इज हियर बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डजेंट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजिडी हैमलेट। तो इसमें जो 4 कैरेक्टर के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो हैमलेट, जो शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजिडी है हैमलेट, उससे इसका संबंध नहीं है, उसका कैरेक्टर नहीं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ओफेलिया तो हैमलेट से ही है। शी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। क्लाडियस भी है, क्लाडियस हैमलेट्स अंकल एंड लेटर बिकम्स किंग। And Polonius is also a famous character from the same play Hamlet. And Cassio, if we talk about Cassio, he doesn't belong to the play
famous play, famous Shakespearean tragedy, Cassio, as he belongs to, Cassio belongs to Othello, ओथेलो का ये फेमस कैरेक्टर है। तो चलते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं, 102 देखते हैं क्या दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, 102 से 105 तक की बात करें। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का सिलेक्शन हमें करना है, इसमें से देखते हैं क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही होगा उसको फाइंड आउट करना है। कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा, ऑप्शन दिया गया है ऑफ, फ्रॉम, विथिन, इन। तो कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा हो जाएगा, क्योर हिम ऑफ अस्थमा। तो ऑफ विल बी आवर आंसर, ये विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी वर्किंग, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी वर्किंग। तो यू कैन नॉट प्रिवेंट, जैसा कि प्रिवेंट अपने साथ हमेशा फ्रॉम लेता है, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग, तो मुझे काम करने से रोक नहीं सकते हो। तो यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग, सी विल बी आवर आंसर। 2 ऑफ एंड 8 नहीं होगा, सी हो जाएगा। एज प्रिवेंट ऑलवेज टेक्स फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम विथ इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 इज हियर ऑन द स्क्रीन। देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव नॉट सीन हिम, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर स्पेस दिया गया है लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ एक भी जो है निश्चित समय दिया गया है, तो इसमें हम देखेंगे फार का यूज़ तो होगा नहीं यहाँ पर, ना तो फ्राम का होगा और ना ही टिल का होगा, तो सिंस हो जाएगा हमारा आंसर। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने से उसे नहीं देखा है। अब ये कन्फर्म है, ये पीरियड ऑफ टाइम जो निश्चित समय दिया गया है, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 इज हियर बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। योर बिहेवियर डजंट एडमिट एनी एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ब का वही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। योर बिहेवियर डजंट एडमिट एनी एक्सक्यूजेस, ऑप्शन दिया गया है इन, ऑप्शन ए है इन, ऑफ, ऑप्शन सी है फॉर एंड ऑप्शन डी है टू। तो योर बिहेवियर डजंट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस, तो ऑफ विल बी आवर आंसर, बी विल बी आवर आंसर। नाउ next question is here 106, which of the following poems is not composed by John Milton। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पोएम है जो नहीं लिखी गई है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी है जिसको मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ वर्क बाय जॉन मिल्टन। एल एलिग्रो इज आल्सो द सेम कंपोजिशन, आल्सो कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ट्रू लव ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इल पेंसेरोसो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर, ट्रू लव। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। यूबिक्यूटस डिनोट्स ऑल पावरफुल, जैसा कि इसकी मीनिंग हमें बताना है। यूबिक्यूटस, तो ऑल पावरफुल डिनोट्स, ये यूबिक्यूटस डिनोट्स, इसका क्या मीनिंग है। तो ऑल पावरफुल ऑप्शन दिया गया है ऑल पावरफुल, टू मच असर्टिव, लॉयल एंड सिंसियर, सीमिंग टू एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा D will be our answer, seeming to everywhere at the same time. Now next question is here, question number 108.
अनएनविएबल मीन्स, अनएनविएबल डिनोट्स, अनविएबल की मीनिंग क्या है? अराउजिंग एनवी, डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। ऑप्शन है that which is not accessible, something that is not unavoidable। तो ऑप्शन जो है हमारा ये अनएनविएबल मीन्स होता है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। तो बी विल बी आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 109 is here. Incumbency denotes 109 state of being in a privileged condition, protection against any possible financial loss, and an official position or the duration when one holds it। ऑप्शन डी दिया गया है पीरियड विच इज काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। तो सी विल बी आवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। द अपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टाइन इज, क्लैंडेस्टाइन जो है उसका अपोजिट में वी हैव टू फाइंड आउट इट्स अपोजिट। तो ऑप्शन दिया गया है ओपन, सीक्रेट, सरप्टियस एंड सीरियस। तो आंसर ए विल बी आवर आंसर, ओपन, एज ओपन इज द करेक्ट आंसर। 1010 ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर एंड द रेस्ट ऑप्शन इज सीक्रेट है, जैसा सिनोनिम्स है इसका, सीरियस इज डिफरेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 111 की तरफ। लुगुब्रियस मीन्स, देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 111 डिजेक्टेड ऑप्शन दिया गया है, डिजेक्टेड है, बटरी है, इम्बेसाइल है एंड जॉवियल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन दिया गया है 112 से 115 जो क्वेश्चन है 112 से 115 तक। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में यूज वर्ब्स दी गई हैं इनका हमें अप्रोप्रिएट यूज करना है। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब गिवन सेंटेंस। तो देखते हैं कौन सी वर्ब है जो इसको सपोर्ट करती है, सेंटेंस को करेक्ट वर्ब है, वी हैव टू फाइंड आउट। पुलिस किल यू, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। ऑप्शन ये तो हो गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका जो दिया गया है देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। ऑप्शन सी है द पुलिस में किल यू इफ़ यू ट्राइड टू रन अवे, द पुलिस वुड किल यू इफ़ यू शैल ट्राई टू रन अवे। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। यदि तुम भागने की कोशिश करोगे, इफ़ यू ट्राई टू रन अवे द पुलिस विल किल यू, इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 आई बी देयर सिचुएशन was different।
I had been there, सिचुएशन वाज डिफरेंट, यह तो सही नहीं है, इनकरेक्ट आंसर है। आई वॉज देयर, सिचुएशन वाज डिफरेंट, इट्स आल्सो इनकरेक्ट सेंटेंस। हैड आई बीन देयर, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी की तरफ चलने की ज़रूरत नहीं है। एज वी हैव गॉट आवर करेक्ट आंसर, हैड आई बीन देयर, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114, इफ आई क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पर बी ई होना चाहिए। इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो यही है जो कि क्वेश्चन है, इसको हमें सही करना है। इफ़ आई वॉज गॉड, तो इफ़ आई वॉज गॉड आई कुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। इफ़ आई वेयर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो इफ़ आई वेयर के साथ यदि यहाँ पर इसकी तुलना ये कि इफ़ आई वेयर ए किंग आर आई वेयर वट एवर, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। इफ़ आई वेयर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। आई विश दैट यू बी राइट, यह सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, वी हैव टू करेक्ट वन इट। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। आई विश्ड दैट यू हैड बीन राइट, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है आई विश दैट यू वेयर राइट। ऑप्शन सी है आई विश दैट यू विल बी राइट। ऑप्शन डी है आई मे विश दैट यू वेयर राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, एज आई विश दैट यू वेयर राइट। इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, इट विल बी करेक्ट फॉर्म ऑफ द एबव सेंटेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, डायरेक्शन है, वी हैव टू रीड इट। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन बिलो इज। तो पैसेज दिया गया है यहाँ पर, इसे हमें पढ़ करके जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। तो चलते हैं पैसेज को देखते हैं। पैसेज क्या है। द गुड बुक ऑफ द आवर, देन आई डू नॉट स्पीक द बैड वंस, इज सिंपली द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ सम पर्सन whom you cannot otherwise converse with, printed for you, very useful often, telling you what you need to know, very pleasant often, as a sensible friend's present talk would be. These bright accounts of travels, good humoured and witty discussions of question, lively or pathetic story, telling in the form of novel, form act, telling by real agents concerned in the events of passing history, all these books of the hour multiplying among us as education becomes more general, are a peculiar characteristic and possession of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if we make no good use of them, but we make the worst possible use if we allow them to usurp the place of true books
फॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर नॉट बुक्स एट ऑल बट मेयरली लेटर्स आर न्यूज़पेपर्स इन गुड प्रिंट। ये था पैसेज। तो पैसेज को पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो चलते हैं हम सीधे आंसर की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है पहले से ही। तो सीधे आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रश्न पढ़ेंगे सीधे आंसर की। वी विल मूव वेरी फास्ट। देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू द अदर इज़ द गुड बुक ऑफ आवर वेरी यूजफुल। इनके अनुसार, आथर के अनुसार, इज़ द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल। हाउ अकॉर्डिंग टू द आथर द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल। कैसे है, उनके अनुसार कैसे यूजफुल है। तो क्वेश्चन नंबर है 16 का 116 का है। तो वे देखते हैं ऑप्शन, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, बिकॉज इट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है, बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर। बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर। बिकॉज ऑप्शन डी, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज इट गिव्स। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर एज बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। तो ए विल बी आवर आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है जो सही नहीं है, सेंटेंस है जो सही नहीं है। पैसेज के अनुसार, द बुक्स ऑफ द आवर आर मल्टीप्लाइंग, ये तो सही है। दे आर peculiar characteristics of the present is, it's also sentence, correct sentence. Question number 17, 117। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स, वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम, यह भी सही है। तो दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। तो सी विल बी आवर आंसर। 117 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 118, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आवर। गुड बुक की डिफिनेशन को कैसे डिफाइन करता है ऑफ द आवर राइटर, देख लेते हैं। द गुड बुक इज द गुड बुक इज द आवर ऑफ इंफॉर्मेटिव इन नेचर। तो हाउ डज द राइटर डिफाइन गुड बुक ऑफ आवर। द गुड बुक ऑफ आवर इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर, इंफॉर्मेटिव होती है नेचर। दूसरा ऑप्शन है, इट इज़ यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। ऑप्शन सी है, द गुड बुक ऑफ आवर आर मल्टीप्लाइंग विथ द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। द गुड बुक, ऑप्शन डी है, गुड बुक ऑफ द आवर हैज़ नो परमानेंट वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 118 का है। ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर एज इट इज़ यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन्स प्रिंट, समवन इन प्रिंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन पैसेज इज नॉट ट्रू। पैसेज के अनुसार कौन सा है सेंटेंस जो कि ट्रू नहीं है। विच इज़ इनकरेक्ट, विच इज़ नॉट ट्रू, इट मीन्स इनकरेक्ट। तो देख लेते हैं। देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम, ऑप्शन है ए। देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम, ऑप्शन ए हो गया। द ऑप्शन बी है, द गुड बुक्स ऑफ द आवर आर यूजफुल एज वेल एज प्लीजेंट। तो देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम, ऑप्शन सही है। एंड बी दिया गया है, द गुड बुक्स ऑफ द आवर आर यूजफुल एज वेल एज प्लीजेंट, यह भी सही है ऑप्शन। तो देखते हैं ऑप्शन सी, इन द प्रेजेंट एज
बुक्स ऑफ द आवर आर मल्टीप्लाइंग विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, यह भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, एज ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द आवर, इट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 120 की तरफ देखते हैं। द बुक ऑफ द आवर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई। द बुक ऑफ द आवर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वन ऑफ द फॉलोइंग से को डील नहीं करती है, कौन है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं ऑप्शन पहले इसका, ऑप्शन बी का, आप क्वेश्चन नंबर 120 का। ट्रैवल अकाउंट्स डज नॉट डील विद द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई, किसके साथ डील नहीं करती, तो ट्रैवल अकाउंट्स के साथ डील कर रही है। और ऑप्शन बी दिया गया है स्टोरी टेलिंग से भी डील करती है। ऑप्शन सी दिया गया फैक्ट टेलिंग, इससे भी डील कर रही है। तो ऑप्शन डी जो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इज आवर आंसर, इसको डील नहीं कर रही। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। एक मिनट, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 से 125 क्या है? चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन कैपिटल। जो कैपिटल में वर्ड दिए गए हैं इनका सिनानिम क्या है? क्लोजेस्ट वर्ड का मीन्स सिनानिम होता है, जो हमें बताना है। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स करेक्ट सिनानिम। तो देख लेते हैं मॉडरेट मीन्स क्या होता है। मॉडरेट क्वेश्चन नंबर 1 to 1 ऑप्शन दिया गया है। नॉट एक्सट्रीम, मॉडरेट मीन्स नॉट एक्सट्रीम, कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक एंड सुपरफिशियल। तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर, नॉट एक्सट्रीम विल बी आवर आंसर। मॉडरेट मीन्स नॉट एक्सट्रीम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। दिया है इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी मीन्स, ऑप्शन देखते हैं। द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, ऑप्शन सी है। अनलॉफुल एक्टिविटी, और ऑप्शन डी है एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग। तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, एज एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग इज कॉल्ड इम्प्रॉप्राइटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। इसका विचारे की का सिनोनिम कौन सा होगा? इमेजिनरी, ऑप्शन है नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सट्रीमली पैथेटिक एंड वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। तो वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल विल बी आवर आंसर, एज बिजारे मीन्स वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 124। एज असिडियस मीन्स क्या होता है? एंक्सियस, इंडिफरेंट टू वंस सराउंडिंग्स, वर्किंग हार्ड एंड टॉकिंग ग्रेट केयर। टेकिंग ग्रेट केयर होना चाहिए, टॉकिंग ग्रेट केयर सही है। ऑप्शन डी दिया गया है, टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, इट मीन्स टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, ये तो मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। 124 असिडियस, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी विल बी आवर आंसर। वर्किंग हार्ड एंड टॉकिंग ग्रेट केयर, टेकिंग ग्रेट केयर होना चाहिए। टॉकिंग में मिस्टेक, टाइपिंग एरर लग रही है यहाँ पर। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ पर टॉकिंग ग्रेट नहीं होगा, टेकिंग होगा। एल को हटा देना है हमें, टाइपिंग एरर है, टेकिंग हो जाएगा, TAKING। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इग्नोमिनी
इकोनॉमी मीन्स देख लेते हैं, ऑप्शन है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक शेम एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा वो पब्लिक शेम हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। तो ये थे आज के वीडियो का, यह था आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, 125वां क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का पहला पार्ट हमने दिया है, जिसमें 1 से 60 क्वेश्चन में डिस्कस किया, 60 क्वेश्चन एंड रेस्ट क्वेश्चंस आर हियर इन दिस वीडियो 161 to 125, and these questions have been created by hard work. I have to work hard. I have to work hard to make these questions, as these are the question. These questions belong to the previous year question paper, and it is 2016, and it is a long video. I hope you will like it, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe this channel, and very soon I will come back with another video. Take care of yourself and continue study. So मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।